अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। एक लड़की सड़क पर बेतहाशा दौड़े जा रही थी। तभी अचानक वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कुछ लोगों ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं एक दिन पहले, एक 30 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 3 पीस सूट पहने एक शख्स बड़े से ग्लास वॉल के सामने खड़ा था, जहां से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। वह शख्स अपने दोनों हाथों को अपनी पेंट की जेब में डाले कुछ सोच रहा था। तभी उस शख्स का फोन रिंग हुआ। उसने अपने एक हाथ से फोन पिक करते हुए अपने दूसरे हाथ से आंखों पर चढ़ा शेड्स हटाया। जब उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी तो उसकी हाथों की पकड़ फोन पर कस गई और तभी उसने अपनी रौबदार आवाज में फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी से कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। अगले 24 घंटे में वो लड़की मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में इतनी एरोगेंस थी कि फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी आवाज सुनकर घबरा गया। फिर उसने अटकते हुए कहा, ओके सर। उसके बोलने के अगले पल ही कॉल कट हो गई। कॉल कट होते ही उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और वहां खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा, हमें 24 घंटे में कैसे भी उस लड़की को ढूंढना है। सो हैरी अप, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। उस आदमी की बात सुनकर सभी अलर्ट हो गए और अपने अपने इन्फॉर्मर को कॉल करने लगे। उधर वो शख्स अभी भी ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। फिर उसने खुद से कहा, तुम्हें तो मैं ढूंढ निकालूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की बार बार सुहानी का नाम लेते हुए कॉरिडोर में उसे ढूंढ रही थी। फिर उस लड़की ने वहां खड़े सभी लोगों से पूछा, रवि तूने सुहानी को देखा क्या? नैना तूने देखा? पायल तूने देखा क्या? तभी पायल ने उस लड़की की बात पर जल्दी से कहा, हाँ अंशिका, वो लैब में है। अंशिका पायल की बात पर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू यार। इतना बोलकर अंशिका लैब की तरफ चली गई। लैब के अंदर जाते ही अंशिका की नजरें चारों ओर सुहानी को ढूंढने लगी। तभी सुहानी को देखकर वह जल्दी से उसके पास गई और उसे पीछे से हग करते हुए बोली, तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। सुहानी पीछे मुड़ते हुए अंशिका से बोली, क्या हुआ, क्यों ढूंढ रही थी? तभी अंशिका ने सुहानी को देख घबराते हुए कहा, यार, जब मैं कॉलेज आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग तेरा स्केच दिखाकर तुझे ढूंढ रहे थे। सुहानी अंशिका की बात सुनते ही घबरा गई। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन भी छूटकर नीचे गिर गया। तभी सुहानी ने डरते हुए कहा, क्या वह लोग कॉलेज के बाहर है? अंशिका सुहानी की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, वह लोग तुझे मार्केट एरिया में ढूंढ रहे थे। ये सुनकर सुहानी ने फिर से कहा, तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? जिस पर अंशिका ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। वैसे वह लोग तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं वह उसके आदमी तो नहीं? सुहानी ने अंशिका की बात पर सोचते हुए कहा, पता नहीं। अंशिका भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, वह लोग नहीं हो सकते। उन लोगों को तो तेरे बारे में सब पता है और उसने तो तेरे पीछे अपने गार्ड भी लगा रखे हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उसने सुहानी को देखते हुए रूडली कहा, अब यह नया कौन आ गया? क्या मुसीबत है? सब तेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? ये सुनकर सुहानी घबराते हुए बोली, पता नहीं यार। फिर अंशिका सुहानी के कंधे को पकड़कर समझाते हुए बोली, नहीं पता तो पता कर लेंगे यार, तू ज्यादा परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। ये सुन सुहानी अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अभी घर जाना होगा, तू मेरा असाइनमेंट सबमिट कर देना। तभी अंशिका ने सुहानी को रोकते हुए कहा, पर तेरे नोट्स? ये सुन सुहानी जाते हुए पीछे मुड़कर बोली, वह मैं बाद में ले लूंगी। ये कहकर वह लॉकर रूम में गई और उसने अपनी वाइट शर्ट उतारकर लॉकर में रख दी और एक स्कार्फ से अपने फेस को कवर कर लिया और फिर कॉलेज से बाहर चली गई। सुहानी फिर जब घर पहुंची तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड को देखकर दांत पिसते हुए खुद से बोली, क्या करूं मैं? कैसे इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाऊं? राक्षस कहीं के, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका?
ये कहकर वह चेहरे से स्कार्फ हटाकर एक नकली हंसी हंसते हुए आगे बढ़ी और गार्ड को देखते हुए अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने घर में इधर उधर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह सीधे अपनी मामी के कमरे में चली गई। कमरे के अंदर सुहानी के मामा अनंत सिंह और मामी ऐश्वर्या दोनों बैठे कर बातें कर रहे थे। तभी सुहानी ने अपने मामा अनंत की तरफ देखकर कहा, मामा जी, कुछ लोग मेरा स्केच लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। सुहानी की यह बात सुनकर दोनों ही चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुहानी की मामी अपने पति अनंत की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, कहीं सुहानी को वह लोग तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अनंत ऐश्वर्या की बात पर सर हिलाते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहानी जिंदा है या नहीं। ये सुन ऐश्वर्या अनंत को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, फिर कौन लोग हो सकते हैं? राघव के आदमी तो हमारे साथ ही रहते हैं। 24 घंटे हम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहते हैं। अनंत ने फिर सोचते हुए कहा, ये तो पता नहीं, पर अब हमें और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। तभी सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मामा जी, आशु कहाँ है? ये सुन ऐश्वर्या सुहानी को देखते हुए बोली, आशु असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक लड़की का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। फिर वह थक हार कर वापस अपने बॉस के पास आ गए। एक शख्स जो रोलिंग चेयर पर बैठा था, वह अपनी कड़क आवाज में उन लोगों को देखकर बोला, कुछ पता चला? उसके पूछने पर सामने खड़े सारे आदमियों ने ना में सिर हिलाया। ये देखकर वह शख्स अपनी चेयर से खड़ा हुआ और गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोला, कैसे भी करके 24 घंटे में उस लड़की को ढूंढो। अगर वह नहीं मिली तो खुद को गोली मार लेना। उसकी बात सुनते ही सब लोग डर से कांपने लगे। तभी सामने खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, शिवा सर, सिर्फ स्केच दिखाकर हम उस लड़की को नहीं ढूंढ सकते। शिवा उस आदमी को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगे। तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, वरना तुम्हें इतनी भयानक मौत मिलेगी जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। शिवा की बात सुनकर वह सभी डर गए और वापस से उस लड़की को ढूंढने चले गए। उनके जाने के बाद शिवा ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल करके फोन कान पर रखते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं उधर सुहानी के मामा अनंत किसी काम से बाहर आए थे। फिर वह एक शॉप पर गए और वहां से उन्होंने कुछ खरीदा। शॉप वाले ने उन्हें सामान के साथ बड़ी ही चालाकी से एक लिफाफा भी दे दिया। अनंत ने सबसे छुपाते हुए उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चले गए। वो थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी एक आदमी ने उन्हें एक स्केच दिखाकर पूछा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? अनंत उस स्केच को देखकर घबरा गए और मन ही मन खुद से बोले, ये तो सुहानी का स्केच है। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाते हुए ना में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। फिर जब वह घर पहुंचे तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड को देखकर सोचते हुए खुद से बोले, आगे कुआं और पीछे खाए, ऊपर वाले ने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये कहकर जब वह घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सुहानी और ऐश्वर्या किचन में थीं, तो वही आशु सोफे पर बैठी अपनी बुक्स पढ़ रही थी। फिर अनंत सभी को अपने कमरे में आने का बोलकर अपने कमरे में चले गए। कुछ ही मिनटों बाद सब अनंत के सामने खड़े थे। फिर अनंत ने सुहानी को देखते हुए कहा, मैं अभी मार्केट गया था, वहां एक नहीं काफी सारे आदमियों के हाथ में तुम्हारा स्केच था। उनमें से एक ने मुझे तुम्हारा स्केच दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछा। उन्हें तो मैं चकमा दे आया, पर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है सुहानी, तुम्हें आज रात ही ये घर छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर ऐश्वर्या सुहानी की तरफ देखकर बोली, मेरी बच्ची अकेली कहाँ जाएगी? ऐश्वर्या की आवाज में मायूसी और घबराहट दोनों ही थीं। तभी अनंत ऐश्वर्या की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सुहानी को अकेले छोड़ सकता हूं? फिर अनंत ने सुहानी की तरफ देखते हुए आगे कहा, तुम यहां से पुणे जाओगी, वहां मेरा एक दोस्त है, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। हम सब एक साथ नहीं जा सकते हैं,
बाहर राघव के आदमी पहरा दे रहे हैं, उनके रहते हम सभी यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। सुहानी अपने मामा की बातों को अच्छे से समझ रही थी। फिर उसने उनकी तरफ देखकर कहा, ठीक है मामा जी, मैं तैयार हूँ। रात होते ही फिर सुहानी अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुहानी को इस तरह भेजना ऐश्वर्या और अनंत के लिए मुश्किल था। आखिर ऐश्वर्या ने सुहानी को अपनी माँ की तरह बचपन से जो पाला था, लेकिन हालत की गंभीरता को समझते हुए अनंत और ऐश्वर्या ने यह फैसला लिया था। अनंत ने सुहानी को देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? उन्हें परेशान देखकर सुहानी ने कहा, नहीं मामा जी, मुझे डर नहीं लग रहा है, बस मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। तभी आशु सुहानी के गले लग गई और रोते हुए बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना। सुहानी आशु से अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू चिंता मत कर आशु, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी, फिर हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, फिर हमें किसी से भी भागने और छिपने की जरूरत नहीं होगी। तभी ऐश्वर्या आगे आकर दोनों को गले लगाते हुए बोली, एक दिन सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। ये कहकर ऐश्वर्या ने सुहानी के माथे को चूम लिया। फिर सुहानी को देखकर अनंत ने कहा, 10 बज गए हैं, 12 बजे तुम्हारी बस है। फिर बस की टिकट सुहानी को देते हुए उन्होंने आगे कहा, जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा ही करना। ये सुनकर आशु सुहानी के कमरे में चली गई और सुहानी किचन में छुप गई। ऐश्वर्या हॉल में ही खड़ी थी। अनंत उन्हें हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बाहर खड़े गार्ड के पास चले गए। फिर उन्होंने दोनों गार्ड्स को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई अनजान आदमी घुस गया है। ये सुन गार्ड ने अनंत को देखते हुए कहा, हम तो यहाँ से हिले भी नहीं हैं और हमने किसी को जाते हुए भी नहीं देखा, फिर कैसे कोई घुस सकता है? अनंत ने दोनों को देख आगे कहा, ठीक है, मत मानो, अगर कुछ हो गया तो मैं ये सारी बातें राघव को बता दूंगा। राघव का नाम सुनते ही वो दोनों गार्ड्स डर गए। डर की झलक अनंत दोनों के चेहरे पर साफ देख पा रहे थे। तभी दोनों में से एक गार्ड ने डरते हुए कहा, सर से कुछ मत कहना, हम अभी चेक करते हैं। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर गए। अनंत दोनों को अपने कमरे की तरफ ले गए। दोनों गार्ड्स के कमरे में जाते ही सुहानी किचन से बाहर आई और ऐश्वर्या को गले लगाकर बाहर निकल गई। वह पीछे देखे बिना ही सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर कर रखा था और वह बेतहाशा सड़क पर भागे जा रही थी। उसे कैसे भी करके 12 बजे से पहले बस स्टैंड पहुंचना था। इधर गार्ड्स ने पूरा घर चेक कर लिया, पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब बस सुहानी का कमरा रह गया था। वह दोनों उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी अनंत ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुहानी सो रही है, तुम लोग जाओगे तो वह डर कर जाग जाएगी। अनंत की बात सुन दोनों में से एक गार्ड ने कहा, अगर वह सुहानी मैडम के कमरे में हुआ तो? तभी ऐश्वर्या दोनों को रोकते हुए बोली, अरे नहीं होगा, मैंने उसका कमरा पहले ही चेक कर लिया है। उसके ये कहने पर अनंत ने फिर से कहा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अनंत की बात पर दोनों ही गार्ड्स उसे घूरने लगे, जैसे कह रहे हो, हमने भी तो पहले यही कहा था, पर तुझे समझ नहीं आया बुड्ढे। वहीं दूसरी तरफ सुहानी ने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से कहा, अभी 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा है तेरे पास सुहानी, जल्दी से बस ढूंढ। ये कहकर सुहानी ने अपनी जीन्स की पॉकेट में से टिकट निकालकर बस का नंबर देखा और वापस से अपनी पॉकेट में टिकट को रखते हुए इधर उधर देखकर बस को ढूंढने लगी। वहां पर काफी सारी बसें थी। सुहानी अपनी बस को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी ने पीछे से रोकते हुए कहा, मैडम, आपने इन्हें देखा है कहीं? वह आदमी जिसके हाथ में स्केच था, वह सुहानी के पीछे ही खड़ा था और पीछे से ही अपने हाथ में पकड़ा स्केच आगे करते हुए उसने ये सुहानी से पूछा था। स्केच को देखकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई और वह डरते हुए मन ही मन खुद से बोली, ये तो मेरा स्केच है, ये तो मार्केट एरिया में मुझे ढूंढ रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? ये बोलते हुए वह आपस में अपने हाथों को रगड़ने लगी और खुद से ही आगे कहने लगी,
कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ? सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी फिर से उस आदमी ने कहा, मैडम, क्या आपने इन्हें देखा है? सुहानी ने बिना पीछे देखे ना में अपना सिर हिला दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वह अभी 2 कदम चली ही थी कि तभी वह सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई और अचानक हुई उस टक्कर से सुहानी के चेहरे पर बंधा स्कार्फ खुलकर नीचे गिर गया। वह एकदम से चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। वह सभी आदमी सुहानी को ही देख रहे थे। सुहानी उनकी घूरती नजरों को देखकर डर गई और डरते हुए ही खुद से बोली, अब तो पकड़ी गई तू सुहानी, भाग, वरना ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वह अगले ही पल वहां से भागने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे लोगों में से एक ने कहा, पकड़ो उसे, वरना हमारा मरना तय है। उस आदमी के ये बोलते ही सभी सुहानी के पीछे भागने लगे। सुहानी भागते भागते सड़क पर आ गई। वह आदमी भी उसके पीछे आ रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान और खाली थी। वहां के वातावरण में उन लोगों के और सुहानी के कदमों की आहट गूंज रही थी। वह भागते हुए बार बार पीछे पलटकर अपने पीछे आ रहे लोगों को देख रही थी कि तभी उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। सुहानी दोबारा उठ पाती, उसके पहले ही पीछे आ रहे आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह सभी आदमी भागने की वजह से तेज सांसें ले रहे थे। सुहानी अपनी डरी सहमी नजरों से उन लोगों को देख ही रही थी। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर फोल्ड किए हिस्से को खोला और उसे सुहानी के मुंह पर जबरदस्ती बांध दिया। सुहानी अपने मुंह पर कपड़ा बांधने की वजह से छटपटाने लगी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी वह खुद को उन आदमियों की पकड़ से आज़ाद नहीं करा पाई और थोड़ी ही देर में क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से वह बेहोश हो गई। वह आदमी जिसने अभी अभी सुहानी को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश किया था, उसने उसे उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया। फिर थोड़ी ही देर में वह सभी आदमी सुहानी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां एक गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। फिर सुहानी को उन आदमियों ने उस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में लिटा दिया। फिर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाने के बाद वह दोनों गाड़ियां एकदम से गायब हो गई। अब वह जगह ऐसी हो गई थी जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ दूरी पर एक आलीशान विला के सामने वह दोनों गाड़ियां आकर रुक गई। विला को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेरा हुआ था। वह विला दिखने में बहुत खूबसूरत था, पर उसकी सिक्योरिटी की वजह से वह उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी गाड़ी में से सभी बाहर आए और राहुल, जिसने गार्ड्स को सुहानी को ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसने गाड़ी से बाहर आकर सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से विला के अंदर चला गया। विला के अंदर सीढ़ियां बीच में न होकर दोनों साइड में बनी हुई थी। फिर राहुल ने सुहानी को एक बड़े से कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और तभी राहुल का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकालते हुए फोन के डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। राहुल ने अपने दूसरे हाथ से पसीने को साफ करते हुए कॉल रिसीव किया और डरते हुए कहा, हेलो। कॉल की दूसरी तरफ सुन रहे शख्स ने उसे कहा, वेल डन राहुल, तुमने दिए हुए समय में काम पूरा कर दिया। ये सुनकर राहुल ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, थैंक यू सर। तभी उस शख्स ने कहा, मैं 1 घंटे में विला पहुंच जाऊंगा, तब तक उस पर नजर रखो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन राहुल ने ओके कहा और कॉल कट हो गया। राहुल ने कॉल कट होते ही सुकून की सांस ली। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने राहुल से कहा, सर, क्या हम मैडम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें? राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। सर कभी भी हमसे इनकी सारी डिटेल मांग सकते हैं। गार्ड ने राहुल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। फिर राहुल ने सुहानी के कमरे से निकलकर किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ वाले इंसान से गुस्से में कहा, लगता है तुम बातों से नहीं मानने वाले, तो ठीक है, तैयार हो जाओ कियान ओबरॉय का गुस्सा देखने के लिए। कॉल के दूसरी तरफ वाले आदमी ने जैसे ही कियान ओबरॉय का नाम सुना तो वह डर से कांपने लगा और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोला,
आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कियान ओबरॉय के आदमी है? वह जमीन अब से आप अपनी ही समझो, मैं अभी उसके पेपर आपको भिजवाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इन जैसे लोगों के लिए तो सर का नाम ही काफ़ी है। राहुल कियान ओबरॉय का राइट हैंड था, जो उसके सारे लीगल और इल्लीगल काम देखता था। राहुल के अंडर ही शिवा काम करता था। कियान ओबरॉय एक बार जिस चीज़ पर उंगली रख दे, समझ लो वह उसकी हो गई। कोई भी शख्स उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। उसके एक इशारे पर मिनिस्टर भी उसके सामने घुटने टेक देते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो कियान ओबरॉय के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके, सिवाय एक के आदमी के, और वह था राघव राव, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। राघव राव के पिता राजीव राव ने जब माफियाओं की दुनिया में अपनी जगह अपने बेटे राघव राव को दी, तभी से राघव राव और कियान ओबरॉय एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राघव राव का हुक्म चलता था, तो वही पूरे मुंबई शहर में कियान ओबरॉय की मर्जी के बिना लोग सांस भी नहीं लेते थे। उस काली रात की सुबह होने ही वाली थी और सुहानी अभी भी बेड पर बेसुध सी पड़ी थी। वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे कमरे में राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई। वह टाइम देखते ही घबरा गया और कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर ऊपर टेरेस पर आ गया। सभी गार्ड्स वहां लाइन से खड़े हो गए और उनके आगे राहुल खड़ा हो गया। सभी गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थी, तो वही राहुल अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे खड़ा था। थोड़ी ही देर में वहां बहुत तेज हवा चलने लगी और उन सब की आंखों में वहां उड़ रही धूल जाने लगी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस धूल को अपनी आंखों में जाने से रोक सके। फिर देखते ही देखते वहां बह रही हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और तभी एक चॉपर वहां लैंड हुआ। चॉपर को देखकर सभी अलर्ट हो गए, जैसे अपनी सांसें रोककर खड़े हो। फिर चॉपर से कियान ओबरॉय निकला, जिसकी आंखों पर ब्लैक गोगल चढ़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ जाए। 3 पीस ब्लैक सूट में कियान ओबरॉय सपनों का राजकुमार लग रहा था, जिसका सपना हर लड़की देखती थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका फेस कट और उसका लुक्स, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में उसे बनाया हो। वह एक हैंडसम परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। फिर कियान अपने कदम बढ़ाते हुए राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में राहुल से पूछा, उसे कहाँ रखा है? कियान के पूछने पर राहुल ने अपनी नज़रें नीची करके धीमी आवाज में कहा, सर, मैडम को इसी विला में रखा है। तभी कियान गुस्से में राहुल को अपनी काली आंखों से देखते हुए बोला, डोंट कॉल हर मैडम, शी इज नॉट योर मैडम। ये सुनकर राहुल ने अपनी नज़रें जमीन में गड़ा ली और कांपते हुए कहा, ओके सर। फिर वह सभी टेरेस से अंदर आ गए। वहीं सुहानी अभी तक बेहोश थी, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखा, तो खुद को अनजान जगह पर पाकर वह जल्दी से उठकर बैठ गई। सुहानी ने फिर जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखा, तो वह जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद करके दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। फिर कुछ देर रुककर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और फिर से सामने देखने लगी। उसके सामने गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। उन्हें देखकर सुहानी डर से कांपने लगी और खिसक कर बैठ के एक कोने में बैठ गई। वह गार्ड्स को देखकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनंत को पता चल गया था कि सुहानी पुणे नहीं पहुंची। फिर उन्होंने सुहानी के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, सुहानी पुणे नहीं गई तो कहाँ गई होगी? कहीं वह लोग तो सुहानी को नहीं ले गए, जो उस दिन उसे स्केच लेकर ढूंढ रहे थे? तभी वहां ऐश्वर्या आ गई। वह अनंत को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अनंत ऐश्वर्या की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोले, हमें प्लान के अकॉर्डिंग आज ही यहाँ से निकलना होगा। जो भी जरूरत का सामान है, तुम उसे पैक कर लेना। ये सुनकर ऐश्वर्या हाँ में अपना सिर हिलाकर अंदर चली गई। उधर सुहानी अभी भी रोए जा रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछकर गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
सुहानी के पूछने पर किसी भी गार्ड ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुहानी जोर से चिल्लाते हुए बोली, बताते क्यों नहीं, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी कियान ने अपनी आंखों पर चढ़ा शेड्स हटाकर अंदर आते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आए, क्यों आए, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम आज से इस विला में रहोगी और इसी कमरे में रहोगी। कियान की बात सुनकर सुहानी के होश उड़ गए और तभी उसने अपने डर को एक तरफ करते हुए कियान से कहा, मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं तो इस जगह को जानती भी नहीं हूँ और मैं आपको भी नहीं जानती। तभी सुहानी की बात को बीच में काटते हुए कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना अभी कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, तुम यहीं रहोगी, बस ये जान लो, और अगर अब एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो अभी के अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। कियान की बात सुनते ही सुहानी डर से कांपने लगी और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर कियान सुहानी को धमकी देकर वहां से चला गया और उसके पीछे सभी गार्ड्स भी वहां से चले गए। कियान के जाने के बाद सुहानी बेड पर बैठी बस रोए जा रही थी कि तभी उसके कमरे में एक सर्वेंट आया और वह ब्रेकफास्ट रखकर सुहानी को खाने के लिए बोलकर चला गया। सुहानी ने ब्रेकफास्ट को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे रह रहकर कियान की कही हुई बातें याद आ रही थी और उसकी बातें याद करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद से बोली, मैं उसकी बात क्यों मानूं, आखिर वह है कौन, क्यों रहूं मैं इस विला में, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये कहकर वह बेड से उठी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। कमरे के बाहर का नज़ारा देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वह अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर उस विला को देखते हुए खुद से बोली, इतना बड़ा विला। कियान का विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ की हर एक चीज़ यूनिक और एंटीक थी। फिर सुहानी ने कुछ कदम आगे जाकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। किसी को ना देखकर वह खुश हो गई और फिर उसने अपने मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, कोई नहीं है, अब मैं आराम से यहाँ से निकल सकती हूँ। ये कहकर वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे हॉल में आई और पिलर के पीछे छुपते हुए मैन डोर तक आ गई। फिर सुहानी ने जैसे ही एक कदम बाहर की तरफ रखा तो तभी एक अलार्म के जैसी आवाज़ पूरे विला में बजने लगी। आवाज़ सुनकर वह कुछ समझ पाती तब तक उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया और उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए। उस अलार्म की आवाज़ सुनकर राहुल भी आ गया और वह सुहानी को देखते हुए बोला, तुम यहाँ तक कैसे आए? सुहानी राहुल को घूरकर देखने लगी, जैसे कह रही हो, अपने पैरों से चलकर आए। तभी राहुल सुहानी को अंदर लेकर आया और उसे ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वह राहुल की बात मानकर अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसकी नज़रें सामने खड़े शख्स पर गई। ऊपर कियान खड़ा था। वह अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर थोड़ा झुकते हुए सुहानी को अपनी काली आंखों से घूर रहा था। सुहानी ने जब कियान को खुद को घूरता हुआ पाया तो वह अंदर तक कांप गई और मन ही मन में खुद से बोली, आखिर यह है कौन? इसे क्या लगता है कि यह मुझे यहाँ कैद करके रखेगा? मैं यहाँ से निकलकर दिखाऊंगी। ये कहते हुए सुहानी ऊपर आ गई। वह अभी भी कियान को मन ही मन कोस रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कियान खड़ा था। उसके यूं हाथ पकड़ने पर सुहानी की आंखें गुस्से से भर गई, पर कियान बिना उसकी तरफ देखे उसे खींचकर कमरे में ले गया और ले जाकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। सुहानी धड़ाम से बेड पर गिर गई। फिर वह जल्दी से पीछे मुड़ी और उठने लगी, पर तभी कियान ने बेड के कोने पर अपना एक पैर रखकर उस पर अपना एक हाथ टिकाया और अपने दूसरे हाथ से झुककर सुहानी की गर्दन पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठा दिया। सुहानी ये देखकर पूरी तरह डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर कियान ने अपने चेहरे को सुहानी के चेहरे के पास ले जाकर अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ से भागने की? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ से भाग जाओगी और मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी? तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती, यहाँ से भागना तो दूर की बात है। सुहानी कियान की बातें सुनकर डर से कांपने लगी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कियान को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वह कुछ देर तक ऐसे ही अपनी काली आंखों से उसे डराता रहा। फिर वह सुहानी से दूर होकर बोला, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, अब तुम इसी कमरे में रहोगी और टॉर्चर सहोगी। ये सुनकर सुहानी बेड से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए कियान की तरफ देखकर बोली, आखिर है कौन आप? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं। सुहानी ने एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी। कियान चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर वह अब खूंखार शेर जैसा लग रहा था। फिर कियान ने सुहानी के पास आकर अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर कहा, क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? जानना चाहती हो? तुमने मुझसे वह छीना है जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तुमने उसे मुझसे दूर किया है और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हर वह चीज़ छीन लूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, फिर चाहे वह कोई भी हो। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं नर्क बना दूँगा। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। ये कहकर कियान सुहानी को खुद से दूर धकेल कर चला गया। सुहानी उसे भीगी आंखों से जाते हुए देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ सुहानी के घर में अनंत और ऐश्वर्या ने घर से निकलने की सारी तैयारी कर ली थी। फिर अनंत गए और बाहर खड़े गार्ड्स को घर के अंदर लेकर आए। फिर गार्ड्स ने घर के अंदर आते हुए अनंत से पूछा, आपने हमें क्यों बुलाया है? गार्ड्स की बात पर अनंत हंसते हुए बोले, आप लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर एक गार्ड अनंत को बीच में रोकते हुए बोला, हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। तभी ऐश्वर्या हाथ में ट्रे लिए गार्ड्स के पास आई और वह भी नकली हंसी हंसते हुए बोली, कल आपने हमारी इतनी हेल्प की, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर ऐश्वर्या अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, मैं जानती हूँ कि वह आपका काम है, लेकिन 24 घंटे बाहर खड़े रहकर आप लोग काफ़ी थक जाते होंगे, इसलिए ये कॉफ़ी पी लीजिए, आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। ये सुनकर दोनों गार्ड्स उन्हें देखते हैं और फिर कॉफ़ी को देखते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग आज उनसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। फिर दोनों को ऐसे देखते हुए अनंत ने कहा, अरे कॉफ़ी ही है, ऐसे क्या देख रहे हो, पी लो। अनंत के कहने पर फिर वह दोनों ही कॉफ़ी पीने लगे। वह कॉफ़ी पीते हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी कॉफ़ी खत्म होने ही वाली थी कि उससे पहले ही उन दोनों को चक्कर आने लगे और दोनों गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गार्ड्स के बेहोश होते ही अनंत और ऐश्वर्या काफ़ी खुश हुए और वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चले गए। वहीं उधर सुहानी रोते रोते बेहोश हो गई थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वह उठकर कुछ देर बेड पर बैठी और फिर वॉशरूम चली गई। उसके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर बन गए थे। फिर वह अपना मुंह धोकर वापस आई और कमरे में टहलते हुए खुद से बोली, यह इंसान जो भी है, मैं इसे बताकर रहूंगी कि मैं कौन हूँ, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं। वही कियान अपने रूम में लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर राहुल आया। फिर राहुल की तरफ देखे बिना ही कियान ने उसे कहा, बताओ क्या पता चला? राहुल नीचे देखते हुए कियान से बोला, सर, हमारे लोग कुछ पता नहीं कर पाए। ये सुनकर कियान ने अपनी गुस्से वाली आंखों से राहुल को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ पता नहीं चला? ये लड़की ही है ना, कोई भूत तो नहीं है जिसके बारे में कुछ पता ना चले। इस बात पर राहुल ने डरते हुए उसे कहा, सर, हमारे पास उनका सिर्फ स्केच है, इसके अलावा हम उनका नाम तक नहीं जानते। ये सुन कियान ने राहुल को घूरते हुए कहा, तो जाकर पूछो उससे, मुझे उससे जुड़ी हर जानकारी चाहिए। ये सुनकर राहुल ने ओके सर कहा और कियान के रूम से निकलकर सीधा सुहानी के रूम में चला गया। कमरे में जाते ही राहुल ने सुहानी को देखा। तभी सुहानी की नज़रें भी उस पर पड़ी और वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही राहुल ने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? सुहानी राहुल का सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, कैसे हो आप लोग? मुझे किडनैप करके ले आए और मेरा नाम तक नहीं जानते। आखिर मैंने किया क्या है? एक तो तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस विला में रखा हुआ है,
और अब तुम मेरा नाम भी मुझसे ही पूछ रहे हो। ये सुनकर राहुल उसे देखते हुए बोला, हमारे पास सिर्फ आपका स्केच था, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं थी आपकी, आप प्लीज हमें नाम बताइए। उसके पूछने पर सुहानी मन ही मन खुद से बोली, ये सब के सब पागल हैं, इन्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें अपना नाम बता दूंगी, कभी नहीं। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी राहुल ने फिर से कहा, प्लीज आप नाम बता दीजिए। तभी वह राहुल को एटीट्यूड दिखाते हुए अपने एक गाल पर उंगली रखते हुए बोली, नाम, मेरा नाम क्या है? फिर एक झटके से राहुल की तरफ पलटकर उसे देखते हुए बोली, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। सुहानी की बात सुनकर राहुल उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। फिर वह उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं। कियान सर क्या कम थे, जो अब ये भी आ गई। अब हम लोगों का क्या होगा? रक्षा करना हमारी भगवान इन अजीब प्राणियों से। फिर उसने एक बार फिर सुहानी से उसका नाम पूछा, पर इस बार भी सुहानी ने उसी स्टाइल में मना कर दिया। वह सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई 5 साल की बच्ची थी जो अपना भूल गई थी। राहुल अब समझ गया था कि वह उसे कुछ नहीं बताने वाली। फिर वह वहां से जाने के लिए पलटा कि तभी उसे सामने कियान खड़ा दिखा। राहुल ने कियान को देखकर अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया और चुपचाप वहां से चला गया। वह कियान को देखकर समझ गया था कि कियान ने दोनों की कन्वर्सेशन सुन ली है। फिर राहुल के बाहर जाते ही कियान अंदर आया। कियान ने अंदर आते ही रूम को अंदर से लॉक कर दिया। सुहानी ये देखकर डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वह कांपती हुई आवाज में कियान को देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? कियान ने एक डेविल स्माइल सुहानी को देते हुए कहा, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब न कर सके। कियान की बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा घबरा गई और पीछे होते हुए उसे बोली, आपका मतलब क्या है? कियान अपने डेंजर अवतार में आते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। ये बोलते हुए कियान आगे बढ़ने लगा। क्या यह इंसान पागल हो गया है? ये कहना क्या चाहता है? सुहानी मन ही मन खुद से बोलते हुए पीछे हटने लगी और साथ ही कियान को 1000 गलियां भी दे रही थी। वही कियान अब उसके और भी नजदीक आ गया था। सुहानी पीछे हटते ही जा रही थी कि तभी उसकी पीठ वॉशरूम के दरवाजे से टकरा गई। अब वह और भी ज्यादा घबराने लगी थी। फिर वह जैसे ही वहां से जाने को हुई तो कियान ने एक तरफ से अपना हाथ रख दिया। सुहानी फिर दूसरी तरफ से जाने को हुई तभी कियान ने दूसरी तरफ से भी अपना हाथ रख दिया। अब सुहानी वही खड़ी घबराई नजरों से कियान को देख रही थी, तो वही कियान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह अपनी कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। कियान की आंखें बेहद नशीली थी, इतनी कि उसकी आंखों में देखते ही देखने वाले को नशा हो जाए। वहीं सुहानी भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनका रंग ब्राउन था, तो वही उसके बाल काले रंग थे जिनके अंदर से एक अजीब ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसके पतले पतले होठ जिनका कलर नेचुरली लाल था और उसका गोरा रंग जो संगमरमर के जैसा था। वह किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर उसकी इस खूबसूरती का जादू कियान पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। कियान ने फिर सुहानी के और भी करीब आते हुए अपने होठों को सुहानी के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? सुहानी को अपने कान पर कियान की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, तो वही उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। फिर वह मन ही मन खुद से बोली, आखिर यह इंसान खुद को समझता क्या है? यह मेरे इतने करीब आकर मुझे डरा नहीं सकता, मैं इससे डरने वाली नहीं हूं। सुहानी अभी खुद से यह कह ही रही थी कि तभी कियान ने कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। सुहानी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई और तभी उसे कियान की सुबह कही हुई बातें याद आई। फिर वह कियान की बातों को याद करके खुद से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। यह इंसान नहीं राक्षस है, यह मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। इसने पहले ही मुझसे कहा है कि यह मुझसे जुड़े हर इंसान को तकलीफ देगा। फिर कियान की घूरती नजरों को खुद पर महसूस कर वह अपनी सोच से बाहर आते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे नहीं पता। सुहानी का ये जवाब सुनकर कियान को बहुत गुस्सा आया।
उसे लगा नहीं था कि वह उसे कुछ ऐसा जवाब देगी। फिर उसका ऐसा जवाब सुनकर उसने गुस्से में अपना एक हाथ वॉशरूम के डोर पर जोर से मारा। सुहानी वॉशरूम के डोर से लगकर ही खड़ी थी। कियान के ऐसा करने से डोर एक झटके में खुल गया और डोर के खुलते ही सुहानी पीछे होते हुए सीधा बाथटब में जाकर गिरी। वही कियान भी सुहानी के ऊपर ही जा गिरा, क्योंकि वह भी अपना एक हाथ डोर पर टिकाए ही खड़ा था। सुहानी नीचे थी तो वही कियान उसके ऊपर था। अचानक ऐसे गिरने की वजह से कियान का सिर सुहानी के सीने पर आ गया। वह ये देखकर अपने दोनों हाथों से कियान को धक्का देने लगी। अभी कियान उठने की कोशिश कर ही रहा था कि सुहानी के ऐसे धक्का देने से उसका हाथ बाथटब के कोने से फिसल गया और कियान एक बार फिर उसके ऊपर गिर गया। बाथटब में पानी भरे होने की वजह से सुहानी पूरी तरह गीली हो चुकी थी और कियान भी काफ़ी हद तक भीग चुका था। सुहानी के कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे। वह बार बार कियान को अपने ऊपर से हटाने के लिए दोनों हाथों से उसे धक्का दिए जा रही थी। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे पड़ी हो, चुपचाप वैसे ही पड़ी रहो। ये सुनकर वह कियान को गुस्से से देखते हुए बोली, आप पहले मेरे ऊपर से हटिए। इतना बोलकर सुहानी ने एक बार फिर कियान को धक्का दिया। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का। तुम जैसी लड़कियों से तो मैं सख्त नफरत करता हूँ और उनसे दूर ही रहता हूँ। अपनी बात पूरी करके कियान बाथटब के कोना को पकड़कर उठने लगा कि तभी सुहानी ने अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरने लगी। सुहानी के कियान की कॉलर पकड़ने से उसकी आंखें सिकुड़ गई और कियान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। फिर उसने सुहानी को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? लोग मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते और तुमने मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये सुनकर सुहानी भी उतने ही गुस्से में बोली, जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे उन लड़कियों से कंपेयर करने की। ये सुन कियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कंपेयर नहीं किया है, तुम वही हो। उसकी यह बात सुन अगले ही पल सुहानी की पकड़ कियान के कॉलर पर पहले से ज्यादा कस गई। कियान ने अपनी कॉलर पर सुहानी की पकड़ को कसते देखकर उसके दुपट्टे को उसके गले से एक झटके में खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सुहानी ने कियान की कॉलर को छोड़कर खुद को दोनों हाथों को क्रॉस करके ढक लिया। ये देखकर कियान ने उसे एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, कितना आसान है तुम लोगों से डील करना। वही सुहानी कियान की बात सुनकर और उसकी हरकतों पर उसे घुरे ही जा रही थी। फिर दोनों ही बाथटब से निकलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा टॉर्चर झेले बिना ही बीमार हो जाओ। सुहानी जो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती थी, वह कियान पर गुस्सा करते हुए बोली, मेहरबानी करके ये भी बता दीजिए कि मैं फ्रेश होने के बाद पहनूं क्या? कियान सुहानी की बात सुनकर उसे कुछ बोले बिना कबर्ड के पास चला गया और उसका डोर ओपन कर दिया। सुहानी ने कबर्ड में रखे कपड़ों को देखकर सोचते हुए खुद से कहा, क्या है ये लोग? यहाँ तो कपड़ों की पूरी मार्केट लगी है। इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग के साथ मुझे किडनैप किया है। अब तेरा क्या होगा सुहानी? इस राक्षस से तू कैसे बचेगी? सुहानी अपनी सोच में ही गुम थी और उसे ऐसे ही सोच में डूबा देखकर कियान उसके रूम से निकल गया। एक तो वह बाथरूम इतना बड़ा और आलीशान था और उस पर बाथरूम में बना वह कबर्ड। सुहानी तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित ही रह गई थी। फिर वह उस कबर्ड के पास गई और उसमें से एक ड्रेस निकालकर वह उस ड्रेस पर लगे टैग को देखने लगी। फिर उसने हैरानी से कहा, ये सारे कपड़े तो ब्रांडेड हैं, पर ये लोग हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? फिर थोड़ी देर बाद सुहानी ने एक ड्रेस निकाली और उसे खुद पर लगाते हुए मिरर में खुद को देखते हुए बोली, इस राक्षस के पास इतना पैसा है फिर यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? मैं तो इसका नाम तक नहीं जानती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे यह क्या चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़े से कैबिन में बैठे सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, हम लोगों में से किसी को भी यह टेंडर मिले, बट राघव राव को ये टेंडर किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए।
उस आदमी के बोलने के अगले पल ही मीटिंग रूम का डोर एक झटके से खुला, जैसे किसी ने उसे लात मारकर खोला हो। डोर के खुलते ही एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखते ही सबके माथे पर पसीना आ गया। फिर वह अंदर आया और खाली पड़ी चेयर पर बैठते हुए उसने अपनी कमर से गन निकालकर टेबल पर रख दी। उस शख्स के ऐसा करते ही वहां बैठे सभी लोगों की सांसें रुक गई, जैसे वह सांस लेना ही भूल गए हो। वह आदमी जो खड़े होकर राघव के बारे में बोल रहा था, वह आदमी भी डर से कांपने लगा था। फिर उस आदमी ने डरते हुए अपने सामने बैठे शख्स के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और डरते हुए कहा, राघव, वो मैं, वो प्लीज, वो। लेकिन वह आदमी इससे आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही राघव ने उसे शूट कर दिया। अपने सामने एक आदमी को मरते देख वह सारे लोग डर से कांपने लगे। उन सभी के सामने राघव यमराज बनकर बैठा था, जो किसी के भी प्राण लेने से पहले एक बार नहीं सोचता था। तभी राघव खड़ा हुआ और अपने साथ आए गार्ड के हाथ से पेपर लेकर टेबल पर फेंक दिया। फिर उसने एक घूरती हुई नज़र सब पर डाली और सभी ने उसके डर से उस पेपर पर अपने अपने साइन कर दिए। उन सभी के साइन करने के बाद राघव ने सभी को एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, गुड जॉब। इतना बोलकर राघव वहां से चला गया। फिर वह अपनी कार में बैठे हुए अपने फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो देखने लगा। उस लड़की की बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें थीं, उसके होठ हॉट शेप के थे और गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल थे। राघव फिर उस फोटो को देखते हुए बोला, आई मिस यू बेबी, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। राघव के बोलने के अगले पल ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। फिर उसने फ़ोन पिक करके कान पर रख लिया। तभी दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनकर वह अपनी मुट्ठी को फ़ोन पर कसते हुए बोला, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी एक ढीला सा कुर्ता पहनकर बाथरूम से बाहर आई और अपने रूम से निकलकर वह कियान के रूम को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गार्ड टहलता हुआ दिखा और उसके पूछने पर गार्ड ने उसे कियान का रूम दिखा दिया। सुहानी फिर कियान के रूम में बिना नॉक किए एंटर हुई और जैसे ही वह रूम में आए तो उसी समय कियान भी बाथरूम से बाहर आया। सुहानी की नज़र जैसे ही कियान पर गई तो वह उसे सिर्फ एक टॉवल में देखकर हैरान रह गई और उसकी चीख निकल गई। चिल्लाते हुए सुहानी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया था। वहीं कियान उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया, पर अगले ही पल उसे अपने कमरे में देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर वो सुहानी को घूरते हुए उसके पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की, वह भी बिना मेरी परमिशन के? कियान के इतना बोलने पर भी सुहानी अपनी आंखें बंद किए खामोश खड़ी थी, पर उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। फिर उसने अपने मन ही मन खुद से कहा, क्या जरूरत थी तुझे राक्षस के रूम में बिना परमिशन के आने की? देख, नाराज हो गया शैतान। अब ये कहीं गुस्से में तुझे कच्चा न चबा जाए। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी कियान उसे ऐसे चुप देखकर बोला, आंखें खोलो अपनी। ये सुनकर सुहानी डरते हुए बोली, नहीं, पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए। उसकी इस बात पर कियान ने फिर से अरोगेंस भरी टोन में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आई सेड ओपन योर आइज। सुहानी कियान की तेज आवाज से डर गई और उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। कियान की परफेक्ट शेप बॉडी जो किसी जिम ट्रेनर के जैसी फिट थी। कुछ पल के लिए तो सुहानी की नज़रें भी उस पर ठहर गई। वह कियान को ऐसे देखकर एम्ब्रेस्ड फील कर रही थी, तो वही कियान उसे बिना किसी भाव के बस घूर रहा था। तभी उसने सुहानी से पूछा, क्यों आई थी तुम यहाँ? सुहानी जो पहले से ही अपने माइंड में एक प्लान तैयार करके आई थी, उसे एग्जीक्यूट करते हुए उसने कहा, ये ड्रेस मेरे साइज की नहीं है और मुझे उनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं है, तो मैं खुद ही अपने पसंद के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए दूसरे कपड़े चाहिए। कियान ने उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। सुहानी कियान की बात सुनकर खुश हो गई। उसकी यह खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह ऐसे खुश हुई थी जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। फिर सुहानी स्माइल करते हुए मन ही मन खुद से बोली, देखा बच्चू, स्मार्ट सुहानी का स्मार्ट दिमाग। अब देखना मैं कैसे तुम्हारे चंगुल से फरार होती हूँ, मिस्टर राक्षस।
वह ऐसे ही खुद से बातें करते हुए अपने कमरे में आ गई। वहीं उसके जाने के बाद कियान ने अपने होठों को टेढ़ा करके स्माइल करते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी? नेवर। मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा और तुमसे तुम्हारा आसमान छीनकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से गोडाउन के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी। आगे पीछे खड़ी उन गाड़ियों में से सभी गार्ड्स बाहर आए और उन सभी के हाथों में राइफल थी। फिर उनमें से एक गार्ड ने बीच में खड़ी एक इंपोर्टेड कार का डोर ओपन किया और वह गार्ड डोर ओपन करके वही साइड में खड़ा हो गया। फिर उस गाड़ी में से राघव बाहर आया और गोडाउन के अंदर चला गया। वहां खड़े गार्ड्स में कुछ गार्ड्स वही खड़े रहे और कुछ गार्ड्स राघव के साथ उसके पीछे पीछे गोडाउन के अंदर चले गए। जिस गोडाउन के अंदर राघव गया था वह उसकी सीक्रेट प्लेस थी और वह गोडाउन बाहर से दिखने में अजीब स्थिति में था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई आता जाता ही नहीं था, लेकिन अंदर से दिखने में वह जगह काफी बड़ी थी। वहां चारों तरफ सिर्फ बॉक्सेस की लाइन लगी थी। फिर राघव ने अपने साथ आए गार्ड्स में से एक गार्ड को इशारा किया और उसका इशारा मिलते ही उस गार्ड ने वहां रखे सारे बॉक्स को हटा दिया। जैसे ही वहां रखे बॉक्स हटे तो बॉक्स के पीछे एक दीवार छिपी दिखी। वह दीवार किसी इलेक्ट्रॉनिक डोर जैसे नजर आ रही थी। फिर राघव ने उस दीवार पर अपने हाथ का प्रिंट दिया और वह दीवार दो हिस्से में खुल गई। फिर दीवार के खुलते ही वह अंदर चला गया। राघव फिर जब अंदर गया और उसने चारों तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड्स हाथ में राइफल लिए खड़े थे। फिर अचानक राघव की नज़र दो गार्ड्स पर गई जो उसके डेस्क के सामने बेहोश पड़े थे। तभी राघव ने उन्हें देखकर अपनी गुस्से वाली आवाज में कहा, ये कब और कैसे हुआ? राघव की बात सुनकर एक गार्ड ने अपने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और सुहानी के घर पर जो कुछ भी हुआ वह सब उसे बता दिया। सारी बातें सुनकर राघव गुस्से में आ गया और उसने अपने ही गार्डर को शूट कर दिया और गुस्से में बोला, जब तुम लोग किसी काम के ही नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या फायदा? तभी वहां राघव का राइट हैंड विराज आया और उसने कहा, हमें मैडम के मामा मामी मिल गए हैं। वह लोग शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें हमारे लोगों ने पकड़ लिया है। वह लोग कुछ घंटों में यहाँ होंगे सर। ये सुनते ही राघव ने विराज को बीच में रोकते हुए कहा, यहाँ नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे फार्म हाउस लेकर जाओ। विराज ने राघव की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में सुहानी रेडी होकर नीचे आई कि तभी उसे एक आवाज आई। आवाज सुनकर सुहानी के पैर वही जम गए और वह पीछे पलटते हुए खुद से बोली, इसके आदमी कम थे क्या जो अब ये भी मुझ पर नजर रखने लगा है? ये कहते हुए सुहानी की नजरें ऊपर खड़े कियान पर गई जो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे ही घूर रहा था। फिर सुहानी कियान को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगी। तभी कियान ने सुहानी को देखते हुए अपने मन में ही कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? ये बात तुम्हारी फेक स्माइल ही बता रही है। बहुत जल्द ही तुम्हारे चेहरे से यह स्माइल भी गायब होने वाली है। तभी कियान ने सुहानी को देखते हुए कहा, राहुल तुम्हारे साथ जाएगा। कियान की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई और अपने सामने आ रहे राहुल को देखते हुए खुद से बोली, ओ नो, इन गार्ड्स से बचने का प्लान तो मैंने सोच लिया था, लेकिन ये राहुल, ये तो बाज की तरह है, इसकी नज़रों से मैं कैसे बचूंगी? कियान ने सुहानी के चेहरे पर आई हुई टेंशन को भांप लिया और उसे देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? कियान की बात सुनकर सुहानी ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया। फिर कियान उसे देखते हुए होठों को टेढ़ा करके धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी यह न दिखने वाली स्माइल मिस्टीरियस से भरी थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वह सभी मॉल में थे। सुहानी को पता नहीं था कि वह जिस मॉल में शॉपिंग का झूठा बहाना बनाकर आए है वह कियान ओबरॉय का ही मॉल है और वहां सब उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इस बात से अनजान सुहानी अपने मन में ही खुश होते हुए बोली, मिस्टर राक्षस, तुम्हारी कैद में आज मेरा आखिरी दिन है। आज के बाद मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाऊंगी और उस राघव से भी। सुहानी यह सोचते हुए अपनी ही धुन में चले जा रही थी कि तभी वह सामने से आ रहे किसी लड़के से टकरा गई।
उन दोनों की अचानक हुई टक्कर से दोनों ही लड़खड़ाकर गिरने लगे कि तभी राहुल ने सुहानी को संभाल लिया और उसे गिरने से बचा लिया। तभी उस लड़के की नज़र जैसे ही सुहानी पर गई तो उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, और जैसे ही वह कुछ कहने को हुआ कि तभी सुहानी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? सुहानी उसे डांट रही थी तो वही वह लड़का ये सोच रहा था कि सुहानी उसे पहचान क्यों नहीं रही है और उसे डांट क्यों रही है। तभी उस लड़के की नज़र सुहानी के पीछे खड़े लोगों पर गई और वह उन्हें देखते ही समझ गया कि वह फिर किसी मुसीबत में है। फिर उस लड़के ने सुहानी की तरफ देखा तो उसने उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। वह लड़का सुहानी का इशारा समझ गया और उसने उसे देखते हुए अपनी पलकें झपका दी और फिर उससे माफ़ी मांगते हुए वहां से चला गया। फिर उस लड़के के जाने के बाद सुहानी ने एक लंबी सांस ली और एक शॉप की तरफ चली गई, जहां सुहानी यह सोचकर खुश हो रही थी कि आज वह आज़ाद हो जाएगी। तो वही कियान अपने विला में बैठा अपने लैपटॉप पर सब देख रहा था। उस लड़के का सुहानी से टकराना और सुहानी का उसे इशारे से कुछ कहना, ये सब कियान ने देख लिया था। फिर उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट राहुल से कहा, उस लड़के को उठा लो और विला में ले आओ। ये सुनकर राहुल ने यस सर में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, शेर की नज़रों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं सुहानी शॉप में गई और राहुल से बहाना बनाते हुए बोली, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, तो क्या जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करके रखोगे? मैं आकर उन सभी ड्रेसेस को ट्राई कर लूँगी। राहुल ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर सुहानी वॉशरूम के पास गई, जहां वह लड़का सुहानी का पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वह उसे देखकर खुश होते हुए बोली, अतुल थैंक यू यार, तू मेरा इशारा समझ गया। ये सुनते ही अतुल उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पहले ये बता कि यह सब लोग कौन थे? क्या पूरे शहर के लोग तेरे पीछे पड़े हैं? माना यार कि तू बहुत खूबसूरत है, पर इसके आगे अतुल कुछ कहता उससे पहले ही सुहानी उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा यार, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे कुछ बता पाऊं, पहले यहाँ से निकलते हैं फिर बताती हूँ सब। ये कहकर सुहानी अतुल का हाथ पकड़कर सबसे छुपते हुए मॉल से बाहर निकल गई। फिर वह मॉल से बाहर निकलकर खुद पर प्राउड फील करते हुए बोली, मुझे कैद में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अतुल उसकी यह बात सुनकर हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ कियान ने वाइन के गिलास को खाली करके डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहा, सिली गर्ल, अगले 20 मिनट में तुम मेरी आंखों के सामने होगी। इतना कहकर कियान ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इधर सुहानी अतुल के साथ उसकी कार में बैठी और दोनों ही वहां से निकल गए। वह दोनों अभी कुछ दूर गए ही थे कि तभी उन्हें अपने सामने से दो गाड़ियां आती हुई दिखी। सामने वाली गाड़ियों को देखकर अतुल ने यू टर्न लेने के लिए पीछे देखा तो उसके पीछे भी दो गाड़ियां आती हुई नजर आए। सुहानी यह सब देखकर मायूस होते हुए खुद से बोली, मर गई, तू फिर से पकड़ी गई सुहानी, अब तेरा क्या होगा? ये बोलते हुए उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा आ गया और वह उसकी एक झलक को देखकर ही डर से अंदर तक सहम गई। फिर वह दोनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में वह सभी गाड़ियां उनके नज़दीक आकर रुक गई। फिर राहुल कार से बाहर निकला और अतुल की कार के सामने जाकर अपना एक पैर कार की बोनट पर रखते हुए उसने अपने पॉकेट से गन निकाल ली। राहुल के हाथ में गन देखकर सुहानी डर गई, तो वही अतुल भी अपनी कार की डैशबोर्ड से गन निकालकर बाहर आया और राहुल के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर अतुल थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी गन राहुल की तरफ पॉइंट करते हुए, जानता भी है तू कौन हूं मैं? होम मिनिस्टर का बेटा हूं मैं, अतुल वाजपेयी। राहुल ने अतुल की बात सुनकर अपनी गन को उसके फोरहेड पर रखते हुए कहा, मैं जिनका आदमी हूं उनके आगे तेरा बाप भी अपना सर झुकाता है। राहुल के मुंह से अपने पापा के बारे में ये सब सुनकर अतुल को गुस्सा आ गया और वह राहुल को मारने ही वाला था कि तभी राहुल ने उसके हाथ को मोड़कर उससे गन छीनते हुए कहा, अभी तू इस खिलौने से खेलने के लिए छोटा बच्चा है, पहले बड़ा हो जा फिर खेलना। सुहानी कार में बैठी यह सब देखकर डर से कांपने लगी थी।
फिर वह इस नज़ारे को देखकर मन ही मन खुद से बोली, अतुल के पापा तो मिनिस्टर है, फिर भी इसके साथ ये सब किया इन्होंने, अब तेरा क्या होगा सुहानी? अपने बारे में सोचकर ही सुहानी के पसीने छूट गए। फिर राहुल ने अतुल और सुहानी को अपनी कार में बिठाया और चला गया। विला पहुंचते ही वह सभी अंदर गए और जैसे ही सामने का नज़ारा देखा तो वह सभी डर से अंदर ही अंदर कांपने लगे। उन सभी के सामने भूखा शेर बैठा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बस अभी उन लोगों पर अपना वार करेगा। सुहानी कियान को अपने सामने बैठा देखकर पसीने से पूरी भीग गई, तो वही अतुल की भी हालत खराब हो गई। वह उसे देखते ही पहचान गया था कि यह कियान ओबरॉय है, जिसे ज़्यादातर लोग द डेविल के नाम से जानते हैं। कियान और उसकी पावर के बारे में अतुल के पिता ने उसे पहले ही बताया था और उसे उसके लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा था। कियान जंगल के राजा की तरह सोफे पर एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था और अपने दोनों हाथों को सोफे के ऊपर फैलाए अपने सामने खड़े दो नमूनों को देख रहा था, जिनके उसके देखने भर से ही पसीने छूट गए थे। फिर वह उठा और उसने सुहानी के पास आते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगा मेरी कैद से आज़ाद होना इतना आसान है? प्लान बनाना सिर्फ तुम्हें ही आता है। तुम्हारा प्लान तो मेरे प्लान का एक छोटा सा पार्ट था, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। कियान की यह बात सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। फिर कियान उसे देखते हुए आगे बोला, क्या कहा था तुमने मुझे? तुम्हारे बारे में जानना है तो मैं खुद पता करूं। तो देखो, आई डिड इट। आखिरी के शब्द बोलते हुए कियान की आवाज़ तेज हो गई। फिर वह सुहानी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारा नाम तो क्या? तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे सामने होगी, और वह भी तुम खुद मुझे बताओगी अपने मुंह से। कियान ये सब बोलते हुए सुहानी को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर सुहानी उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ, समझे तुम? कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर कियान ने तिरछी स्माइल करते हुए उसे कहा, ओके, सो लेट्स गेम स्टार्ट नाउ। ये कहकर कियान ने राहुल की तरफ देखा तो वह उसका इशारा समझते हुए अतुल के पास गया और उसने अतुल की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। अतुल को पंच लगते ही वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर सुहानी कियान की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम इंसान नहीं, सच में एक राक्षस हो। ये सुनकर कियान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आई नो दैट। फिर राहुल ने जमीन पर पड़े हुए अतुल को उठाया और उसे फिर से एक पंच मारा। इस बार अतुल के मुंह और नाक दोनों से खून बहने लगा। ये देखकर सुहानी दौड़कर अतुल के पास गई और उसे उठाते हुए उसने कियान की तरफ देखकर कहा, तुम जानते हो ये कौन है? वह इसके आगे कुछ बोल पाती कि तभी अतुल ने उसे रोकते हुए कहा, सुहानी, ये कियान ओबरॉय है, द डेविल। अतुल की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उसने अपने मन ही मन में कहा, क्या ये सच में कियान ओबरॉय है? मैंने तो आज तक बस इसका नाम ही सुना था। मामा जी ने एक बार बताया था इसके बारे में कि इसे मुंबई का किंग कहते हैं। वह अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कियान ने उसके पास आते हुए कहा, अब अपना नाम बताओगी या इसकी थोड़ी और खातिरदारी की जाए? ये सुनकर सुहानी ने डरते हुए कियान से कहा, सर मैं तो आपको जानती तक नहीं, सिर्फ आपका नाम ही सुना है आज तक, फिर क्यों आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? कियान उसकी बात सुन उसे अपनी गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुमने मुझसे वह छीना है जिसे छूने की किसी में हिम्मत तक नहीं थी। कियान की ऐसी बात सुनकर सुहानी और ज्यादा घबरा गई और वह हकलाते हुए उसे आगे बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सुहानी की बात पर कियान उसकी तरफ देख दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। अब एक और शब्द नहीं, अब जो पूछा जाए सिर्फ वह बताओगी तुम। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, सो यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। सुहानी के सामने कियान ओबरॉय का सच आ गया था। उससे टकराने की न तो उसमें हिम्मत थी और ना ही उसकी औकात। फिर उसने खुद को कियान के सामने सरेंडर कर दिया और उसके सामने सर झुकाते हुए बोली, मेरा नाम सुहानी है और मैं यहाँ अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ।
सुहानी के इतना बोलते ही कियान ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, 30 मिनट के अंदर मुझे वे लोग इस विला में चाहिए। उसकी बात सुन राहुल जाने लगा कि तभी कियान ने उसे रोकते हुए कहा, इसे भी ले जाओ और अच्छे से समझा दो इसे। उसके ये कहने पर राहुल अतुल को लेकर बाहर आया और उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तो कैसी लगी खातिरदारी मिनिस्टर साहब के सुपुत्र जी। अतुल समझ रहा था कि राहुल उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने अतुल से आगे कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो पिछले 2 घंटे से जो भी देखा और सुना वो सब भूल जाओ। ये कहकर वह कुछ देर रुका और फिर उसने अतुल को वार्निंग देते हुए कहा, और सुहानी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुमने उसे नहीं देखा, अंडरस्टैंड। राहुल की इस बात पर अतुल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ राघव के फार्म हाउस में अनंत के मुंह और सिर से खून निकल रहा था और वह जमीन पर गिरे हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने बुरी तरह मारा हो। वही ऐश्वर्या आशु को अपने सीने से लगाए एक कोने में खड़ी थी। उनके सामने सोफे पर राघव बैठा हुआ था। वह किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए अनंत से कहा, मेरे होने वाले मामा ससुर जी, और कितना मार खाओगे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे आपको मार खाते देखकर। अब तो बता दो कि आपने मेरी होने वाली वाइफ को कहाँ छुपा रखा है। राघव की बात का जवाब देते हुए अनंत ने उसे कहा, मैंने सुहानी को कहीं नहीं छुपाया है। सुहानी को कुछ लोग ढूंढ रहे थे, शायद उन लोगों ने ही सुहानी को अगवा किया है। ये सुनकर राघव ने हंसते हुए कहा, राघव राव की होने वाली वाइफ को कोई और अगवा कर ले, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मुझे तुमसे पहले पता चल जाता। तो अब झूठ बोलना बंद करो और सच बताओ, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। ये बोलते हुए राघव ने आशु की तरफ गन पॉइंट कर दी। तो वही अनंत ने डरते हुए राघव से कहा, राघव रुक जाओ, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं कि सुहानी को किसी ने किडनैप किया है। तुम चाहो तो अपने लोगों को भेजकर अच्छे से पता करवा सकते हो। कुछ दिन पहले मार्केट एरिया में कुछ लोग सुहानी का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहे थे। अनंत की यह बात जैसे ही राघव ने सुनी तो उसने विराज की तरफ देखा। विराज राघव का इशारा पाकर वहां से तुरंत चला गया। फिर विराज ने सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। तो वही दूसरी तरफ राहुल भी सुहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे सुहानी के मामा मामी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इधर राघव अपने फार्म हाउस में बैठा विराज के आने का इंतजार कर रहा था। तो वही दूसरी तरफ ओबरॉय विला में कियान एक बड़े से कमरे में गया और दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फोटो फ्रेम के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने उस फ्रेम पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्यों किया तूने ऐसा? एक बार अपने भाई से बात तो करता। आज तक तेरे भाई ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो तूने क्यों नहीं मुझे कुछ बताया? फिर कियान ने खुद को संभालते हुए गुस्से में आगे कहा, मैं तेरी मौत के जिम्मेदार हर एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं उन्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि वह मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे। ये कहकर उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए अपनी आंखों को शेड से ढक लिया और उस कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ ही देर बाद राहुल कियान के रूम में आया और उसे देखकर कियान ने उसे बोलने का इशारा किया। फिर राहुल ने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, सर, हमें जो एड्रेस मिला था, हमारे आदमी उस एड्रेस पर गए थे, पर वहां कोई नहीं था। फिर आसपास के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह 3 दिन पहले घर पर ही थे। फिर पता नहीं अचानक से कहां चले गए। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि उनके घर के बाहर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे और अब वह गार्ड्स भी वहां से गायब हैं। ये सुनकर कियान ने टेबल पर रखी फाइल उठाते हुए राहुल को देखा। फिर राहुल ने एक बार फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर, इनका नाम सुहानी है और यह 6 महीने पहले ही अपने मामा मामी के साथ मुंबई शिफ्ट हुई हैं। इससे पहले ये दिल्ली में थी और दिल्ली से पहले कोलकाता में। सुहानी एक मेडिकल स्टूडेंट है और यह मुंबई के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और टॉपर भी। यह अभी 22 साल की है और लोगों से दूरी बनाकर रहती है। इनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है।
ये खूबसूरत और इंटेलिजेंट होने की वजह से कॉलेज में फेमस है, साथ ही यह कॉलेज में बहुत से लड़कों का क्रश भी है। राहुल की बातें सुनकर कियान की नज़र उस पर ठहर गई। फिर राहुल ने आगे कहा, लेकिन सुहानी को प्रपोज करने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसकी यह बात सुन कियान ने उस पर से नज़रें हटाई और वापस से फाइल में देखते हुए बोला, कोई खास वजह? कियान की बात का जवाब देते हुए राहुल ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, सर, पूरे कॉलेज को पता है कि सुहानी राघव राव की गर्लफ्रेंड है। कियान जो अपनी नज़रें गड़ाए हुए फाइल में देख रहा था, तभी राहुल की बात सुनते ही उसकी पकड़ फाइल पर कस गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, व्हाट? फिर राहुल ने हाँ में जवाब देते हुए आगे कहा, ये सच है सर। उसकी यह बात सुनकर कियान गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी फाइल को एक तरफ फेंकते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया। फिर वह सुहानी के कमरे के पास गया और उसके कमरे के बंद डोर को एक झटके से लात मारकर खोल दिया। अचानक से डोर खुलने की वजह से बेड पर उल्टी लेटी सुहानी डर कर उठ गई। कियान उसे इस वक्त खूंखार शेर जैसा लग रहा था। फिर वह सुहानी के पास गया और उसने अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर कहा, क्या कहा था तुमने? तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो। सही कहा था तुमने, क्योंकि तुम उन लड़कियों से भी ज़्यादा घटिया हो। कियान के मुंह से खुद के लिए ऐसी बात सुनकर सुहानी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, समझते क्या है आप खुद को? आपका जब मन चाहा तब आप मेरी बेइज्जती करने चले आते हैं। मैं कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मिस्टर कियान ओबरॉय। सुहानी की यह बात सुनकर कियान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, पहले नहीं थी, पर अब बन गई हो। आफ्टर ऑल, तुम मेरे इतने खास दुश्मन की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। ये सुनकर सुहानी ने चौंक कर कियान को देखा। फिर उसने सुहानी को देखते हुए आगे कहा, पैसे और पावर के लिए जो लड़की एक क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? घटिया ना? कियान की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुहानी की आंखें आंसुओं से भर गई और फिर उसने कियान को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू अब बह निकले थे और तभी वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों ही अपना जोर एक लड़की पर दिखाते हैं। कियान ने खुद का कंपैरिजन राघव के साथ सुनकर गुस्से में सुहानी की दोनों बाजुओं को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया, पर दर्द होने के बावजूद भी सुहानी मुस्कुराते हुए कियान को देखने लगी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बोथ ऑफ यू आर रियली अ बस्टर्ड। सुहानी के मुंह से खुद के लिए ऐसी बात सुनकर कियान के शरीर में जैसे आग लग गई और तभी उसने अपना एक हाथ सुहानी को थप्पड़ मारने के लिए उठाया, पर तभी उसने अपना उठा हुआ हाथ सुहानी के नज़दीक लाकर रोक दिया। सुहानी ने थप्पड़ पड़ने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। फिर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कियान को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों ही भरी थी। फिर कियान ने खुद को कंट्रोल करने के लिए एक पंच बनाकर जोर से दीवार पर मारा। सुहानी यह सब देखकर डर से कांपने लगी थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और वह एक टक कियान को ही देखने लगी। उसके हाथ से खून बहने लगा था। फिर कियान सुहानी को एक नज़र देखकर अपने कमरे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी रोते हुए दीवार से सटकर वहीं बैठ गई। वहीं कियान जब अपने कमरे में आया तो राहुल अभी भी वहीं था। फिर जब उसने कियान के हाथ से खून बहता हुआ देखा तो वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके हाथ पर पट्टी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में राघव विराज का वेट कर रहा था। फिर विराज आया तो उसने राघव को देखकर अपना सिर झुका लिया। उसके झुके सिर को देखकर राघव समझ गया कि वह सुहानी के बारे में पता करने में नाकामयाब रहा। ये समझकर राघव गुस्से में सबके ऊपर बम की तरह फटने ही वाला था कि तभी विराज का फोन रिंग हुआ। ये देखकर राघव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर तभी विराज ने कहा, ये हमारे इन्फॉर्मर का कॉल है। फिर विराज ने कॉल रिसीव करके फ़ोन स्पीकर पर कर दिया और कॉल की दूसरी तरफ से इन्फॉर्मर ने कहा, सर, सुहानी मैडम को मैंने कियान ओबरॉय के मॉल में देखा था। कियान ओबरॉय के असिस्टेंट राहुल के साथ।
इन्फॉर्मर की यह बात सुनकर राघव का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में विराज से कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है।